तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये टॉपिक शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2006 हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। और इसके अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ लिया था हमने। व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब लिफ्ट होती है ये पढ़ लिया था हमने। टाइप्स ऑफ कंपनी हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर हम प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। अनलिमिटेड कंपनी पढ़ लिया था, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। इसके आगे से हम चल रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज इसका अगला हमारा टॉपिक। देखिए, हमें पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये इख्तियार है कि वो अपने शेयर्स बेच सकती हैं। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि वो अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लें। उसके लिए होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज से रब्ता करती है और कहती है हम आपके यहाँ लिस्ट होना चाहते हैं। तो वो कुछ रिक्वायरमेंट बता देते हैं, दो चार पाँच छः जो भी रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट बताने के बाद वो जब वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा, देखोगे ना कि PSX 100 इंडेक्स में आज ये रहा। तो ये क्या होता है 100 इंडेक्स, सुना कभी लफ्ज? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड 100 इंडेक्स, ठीक है। 100 इंडेक्स का मतलब है आज जिन 100 बड़ी कंपनियों में कारोबार हुआ वो ये। आपने कभी स्टॉक एक्सचेंज के फिल्मों में या ड्रामों में कभी तस्वीरें देखी हो या वीडियो देखी हो, तो उसमें एक नाम लिखा हुआ आता है कंपनी का, उसके आगे ग्रीन कलर का ऊपर की तरफ साइन होता है। इसका मतलब है आज इस कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर गए। हाँ, नहीं, ऊपर भी होता है, दोनों बातें होती हैं। ओवरऑल अगर मार्केट ऊपर गई है तो उसको कहते हैं बुलिश, यानी कि उर्दू में कहते हैं मार्केट में तेजी का रुझान रहा, इंग्लिश में कहते हैं बुलिश। और जब नीचे की तरफ आती है ओवरऑल मार्केट तो उसको कहते हैं बेयरिश, कि आज मार्केट में मंदी का रुझान रहा। मंदी मतलब ओवरऑल। तो जिस कंपनी के शेयर नीचे आता है उनका रेड कलर का नीचे की तरफ का एरो बना हुआ होता है। तो ऐसे कहते हैं लिस्ट होती है, वो होती है लिस्टिंग। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी के पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ना करे, लिस्ट ना करे। तो फिर वो कैसे बेचे? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो अखबार में इश्तेहार देके भी शेयर बेच सकते हैं, कंसल्टेंट कंपनी इन्फॉर्मेशन जो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके जरिए भी बेच सकते हैं, और अपने जो पर्सनल उनके ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसमें बेच सकते हैं। जैसे भाई हम एक ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप का, तो वो इन्वेस्टर्स का ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो बोलेंगे हम कैसे इन्वेस्ट करें? बोला हमारी ये 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें आप, हमारी परफॉर्मेंस देखें, हमारी ब्रांच जो तेजी से बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारी कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। ऑडिट करवा लेना चाहें तो हमारा वो ऑडिट करवा लेते हैं। स्पेशल पर्पस ऑडिट होता है। स्पेशल पर्पस ऑडिट क्या होता है? किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले जो डिसीजन लेने वाला, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इनसे गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने कहा मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ, वो खरीदने के लिए आपको गाड़ी देखने आ रहा हूँ, अपने साथ मैकेनिक लेके आऊंगा। आजकल के जमाने में वो कहेगा जी आज मैं पार्क व्हील्स वालों से वो करवा लूंगा इंस्पेक्शन। तो सुना है आपने, पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन करते हैं। तो मैंने क्या किया, 50 लाख, अब 50 लाख रुपए की गाड़ी है, इतना बड़ा मेरा डिसीजन है, तो अगर मैंने 5,000 रुपये इंस्पेक्शन पे खर्च कर दी तो क्या बुरा है? बेवकूफ़ी है। 5,000 रुपये बचाना, 50 लाख रुपए गंवाना। मेरी बात समझ में? तो मैंने क्या किया, ऑडिट करवा लिया। अब जब 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर 10-20 लाख रुपए का ऑडिट करा लो तो क्या है, आपके पैसे तो सेव हो जाएंगे ना भाई। यकीन तो हो जाएगा आपको। पूरे 50 करोड़ डूबने से बेहतर है 10-20 लाख रुपए ऑडिट के डूबे, कोई बात नहीं। तो फिर वो ऐसे, तो जब उनको यकीन हो जाता है तो फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो। और फिर होता पता है क्या है? एक बड़ा इन्वेस्टर आता है ना, उसको देख के बाकी इन्वेस्टर आते हैं। ये बात ध्यान में रखें आप। व्हेन अ कंपनी सक्सेसफुली अट्रैक्ट वन मेजर इन्वेस्टर, तो उसको देखा देखी बाकी इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। आप अपने मॉल खोलें, मॉल में खाड़ी की दुकान खुलवा लें किसी तरह, बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे, कस्टमर भी और दुकानदार भी। बात समझ में आ रही है? सो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों कंपनीज होते हैं। प्राइवेट कंपनीज आपको पता है कि वो आम पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकती, तो वो लिस्ट नहीं हो सकते ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्मॉल कंपनी रिजीम। स्मॉल कंपनी रिजीम क्या है?
क्या होगा? स्मॉल कंपनी रिजीम, देखो इसको पढ़ने से पहले ना एक जरा बैकग्राउंड पॉइंट समझना पड़ेगा हमें। देखें, लॉ ये कि सोचता है और कहता है, क्या सोचता है और क्या कहता है? लॉ ये सोचता है और ये कहता है कि यार हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे मुख्तलिफ कंपनीज का कि उन्होंने सही टैक्स दिया नहीं दिया, सही अपनी इनकम शो करी नहीं करी। अब एक बेकरी वाले के पीछे लगेंगे और इस पे इतना टाइम और एफर्ट लगाएंगे, तो अगर ये पकड़ में आ भी गया तो चंद हजार पाउंड का घपला पकड़ेंगे। क्यों ना ये टाइम हम इंडस्ट्रियलिस्ट पे खर्च करें, क्या कि वहां से जब घपला पकड़ में आए भी तो कितना बड़ा हो, लाखों पाउंड का हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई आप एक शख्स हैं, आप क्या करते हैं? आप 5,000 का नोट चेक करते हैं ना, असली या नकली? 10 का नोट चेक करते हैं? 100 का चेक करते हैं? नहीं। आप कहते हैं यार 100 का, अब मैं तो कोई देखता हूँ, कोई देखता ही नहीं 100 का नोट असली है नकली। अब तो 1,000 का भी नहीं देखते लोग, अल्लाह माफ करे। 1,000 में नाश्ता आ जाता है, 1,000 में नाश्ते में खत्म हो जाते हैं हजारों। तो क्यों? आप कहते हैं यार इसमें ना रिस्क और रिवॉर्ड बहुत कम है। अगर असली निकला तो है ही असली, नकली निकला तो इतना बड़ा कोई मसला है नहीं। और कोई चेक भी नहीं करता, अगर मुझे पास गलत आ भी गया तो मैं किसी को धोखा रख भी लेगा, पता भी नहीं चलेगा। 5,000 में आप कहते हैं थोड़ा नुकसान है। इसी तरह हमने डिस्टिंग्विश कर लिया बड़े नोटों को छोटे नोटों को, बड़े नोटों को अहमियत ज्यादा दे रहे हैं, छोटे नोटों को अहमियत। तो लॉ भी ये सोचता है कि हम बड़ी बड़ी कंपनी पे टाइम लगाएं ज्यादा, और छोटी कंपनी को बोले यार आपको ऑडिट से एग्जेम्पशन, आप एक काम करें, आप अकाउंट्स भी फाइल नहीं करें अपने और ऑडिट भी नहीं करवाएं, आपको छूट। अब सवाल ये कि सर लॉ ये फैसला कैसे करता है बड़ी कंपनी छोटी कंपनी? तो हमने कहा, लॉ ने कहा भाई एक कर दो, बड़ी कंपनीज अलग कर दो और छोटी कंपनीज अलग कर दो। अब सवाल सर ये आपने लाइन कैसे ड्रॉ करी बीच में, किस बुनियाद पे? तो हमने कहा भाई तीन बुनियाद है। क्या बुनियाद है सर? वो तीन बुनियाद ये हैं। पहली बुनियाद, जिनका बैलेंस शीट का टोटल 3.26 मिलियन, यार ये चेक करना है किसी के पास। अब बुक तो किसी के पास, ये घर जाके चेक कर लेना फिगर, ये चेंज हो गई है, ठीक है? तो बुक में या उसमें सबसे बेस्ट तो उसमें है, स्टडी हब के अंदर देख लेना। अब हाँ है, नई वाली बुक है आपके पास? अच्छा, नहीं चले, अभी तो टाइम लग जाएगा उसको देखने में। अभी इसको ठीक है ना, देख लेना जरूर, अभी आप ब्रेक में देख लेना, उसमें देख लेना, ठीक है? ये मेरे ख्याल से बढ़ गया, मुझे याद नहीं आ रहा कितना हो गया, खैर ठीक है। तो जिन, अभी तो हम समझते हैं यही सही है, मतलब डिस्कशन पर्पस के लिए फिगर चेक कर लीजिएगा। फिगर में फर्क है, कॉन्सेप्ट में कोई तब्दीली नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं दे रहा हूँ, सिर्फ फिगर का आगे पीछे। जिसकी बैलेंस शीट का टोटल होता है दो तरफा बैलेंस शीट जिसका बैलेंस शीट का टोटल 3.26 या उससे कम है, वो स्मॉल कंपनी है। जिसका 3.26 या उससे ऊपर है वो है बिग कंपनी। जिसका टर्नओवर, टर्नओवर समझते हैं, सेल्स 6.5 मिलियन, ये भी फिगर चेक करनी है। तो 6.5 मिलियन तक जिसका टर्नओवर है, वो मैं आता हूं आपके सब पॉइंट पे। 6.5 मिलियन तक जिसका वो है वो छोटी कंपनी है, 6.5 से ऊपर है वो कौन है? बड़ी कंपनी। और जिसके एम्प्लॉइज 50 हैं या 50 से कम है वो छोटी कंपनी, जिसके 51 या उससे ऊपर है वो बड़ी कंपनी है। तो हमने क्या किया, बड़ी और हम छोटी पे टाइम, और छोटी ना वैसे बेचारे डरते हैं, वो गलत काम नहीं करते। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं बेटा आप? नहीं नहीं, बैलेंस शीट क्या है? तो वो तो सही है ना फिगर, इसका मतलब है ये फिगर सही है, इसका मतलब है 3.26 तक छोटी है। 3.26 अगर किसी का है तो वो छोटी है, जैसे ही ऊपर 3.26 तक
इसी तरह 6.5 मिलियन तक छोटी कंपनी, उससे ऊपर जाएगी तो बड़ी होगी। जिसकी 6.5 मिलियन है वो छोटी कंपनी, 6.6 जैसी होगी वो ऊपर जाएगी। 1 पाउंड भी ऊपर गया कंपनी ऊपर। 50 एम्प्लॉय तक छोटी, जैसे 51 एम्प्लॉय आएगा बड़ी कंपनी हो जाएगी। कोई सवाल? अब लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको फाइलिंग से जान छुड़ानी है, फाइलिंग से क्या मुराद है? हर साल हर कंपनी अपने अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वो जमा करवाती है रजिस्ट्रार को। एक यूके का डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार, हमारे यहाँ उसका नाम है SECP। वो जमा, ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यूके में उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफिस, कंपनी हाउस भी कहते हैं उसे, कंपनी हाउस, रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार एक ही मतलब है। पाकिस्तान में उसका नाम है SECP। तो यूके में हर कंपनी और पाकिस्तान में हर कंपनी हर साल अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की कॉपी रजिस्ट्रार को जमा कराती है। और ये रजिस्ट्रार को जमा कराना जरूरी नहीं है अगर आपकी स्मॉल कंपनी। उसके लिए क्या करें सर आप? एटलीस्ट एनी टू, इन तीनों में से कोई सी दो शर्तें पूरी कर दें तो आपकी फाइलिंग से जान छूट जाएगी। और अगर ऑडिट से जान छुड़ानी है तो दोनों कंडीशंस A और B पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको फाइलिंग से जान छुड़ानी है तो A और B, एनी टू, सॉरी फाइलिंग से तो एनी टू। और अगर आपको ऑडिट से जान छुड़ानी है तो कंडीशन A और B ही पूरी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट करें, कंपनी ने A और C कंडीशन पूरी कर ली तो उसकी फाइलिंग से जान छूट जाएगी। ऑडिट से, अच्छा एक कंपनी ने B और A कंडीशन पूरी कर ली, B और A, तो उसकी फाइलिंग से जान छूट जाएगी। ऑडिट से, कोई सवाल? जाऊं आगे? और ये सारी चीजें सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए हैं। ये जो पूरी बात की है ना मैंने, फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भले छोटी हो तब भी ऑडिट से एग्जेम्पशन नहीं मिलती, उसकी फाइलिंग से जान नहीं छूटती। भले वो छोटी हो, भले उसका टर्नओवर कम हो, भले उसका जो है वो बैलेंस शीट कम हो, भले उसके एम्प्लॉयज कम हो। तो ये जो सारी छूट है ना, दोनों छूटें, ये किसके लिए है? ये जो रिड्यूस रिक्वायरमेंट्स है, इट इज ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसी का कोई सवाल? रिजीम मतलब एरिया, तो हमने कहा ये स्मॉल एरिया है, ये हल्का एरिया है, इस पे कम में एफर्ट करो, इनको रिलैक्स कर दो। वैसे रिजीम का एक और मतलब होता है हुकूमत, सल्तनत, कहाँ तक आपकी हुकूमत, तो एरिया ही होता है, मतलब यही है रिजीम। कि ब्रिटिश रिजीम के अंदर ऐसे हुआ, तो मतलब जहां जहां ब्रिटिश का हुकूमत थी। आपको पता है ये बड़ा मशहूर है वाकया, वर्ल्ड वॉर से पहले बरतानिया की हुकूमत इतनी बड़ी थी कि उसमें सूरज नहीं डूबता था। ये जुमला सुना कभी आपने? बरतानिया की हुकूमत इतनी बड़ी थी कि सूरज नहीं डूबने का मतलब क्या है? सूरज तो डूबता था लेकिन कहीं और निकल आता था। जैसे पाकिस्तान में अभी डूबा तो इंग्लैंड में निकल आया। अब पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान था पहले, तो हिंदुस्तान भी हुकूमत थी, इंग्लैंड में, तो कहते हैं इतनी बड़ी हुकूमत थी कि कहीं सूरज ही नहीं डूबता था। तो एक जगह डूबता दूसरा निकल आता था हर वक्त, वो है इतनी बड़ी पता थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुई, उनकी हुकूमत कमजोर हुई। जब हुकूमत कमजोर हुई तो उन्होंने इलाके छोड़े अपने, क्योंकि संभालना मुश्किल था। तो उनका मेन हेड ऑफिस समझ लें आप इंग्लैंड था, बाकी जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो इंग्लैंड, फिर जो है इंग्लैंड ने फिर यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान इंडिया को आज़ाद छोड़ा और हमारा मुल्क बन गया। बीच में ये पंगा छोड़ के चले गए कश्मीर का, ताकि जिंदगी भर लड़ते नहीं, ये हेल्थ पे और उस पे खर्चा ना करें हॉस्पिटल। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई सवाल इसमें किसी का? ओहो, उसके बाद हमारे पाकिस्तानी सियासतदान आ गए और खुदा अब हम पे भी भरोसा नहीं करता। ये हरकतें सही नहीं। स्मॉल कंपनी रिजीम, अच्छा एक हमने टॉपिक मैंने पहले पढ़वाया था और वो छुड़वा दिया था मैंने, और वो ये था, वो टॉपिक क्या था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड, तो एक डिफरेंस ये भी तो है कि प्राइवेट और पब्लिक में, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर क्वालिफाई कर जाए अपने साइज के हिसाब से तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है, जबकि पब्लिक कंपनी को अवेलेबल नहीं होती। ये भी तो एक फर्क है ना। अगर आपसे पूछे भाई प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या, तो आप कहेंगे सर प्राइवेट को छोटा होने की वजह से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इवन इफ की वो स्मॉल हो उसको रिलैक्सेशन। ये भी एक डिफरेंस है। और अगली बात क्या कह रहा है? दीज एग्जामेशन आर नॉट अवेलेबल टू पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को एग्जामेशन नहीं है ये। और
टू इट्स सब्सिडरीज इवन इफ दे आर प्राइवेट कंपनी। अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो सब्सिडरी स्मॉल है, तो भी उसको रिक्वायरमेंट, तो भी एग्जामेशन नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो उसकी है, उसकी सब्सिडरी है पेरेंट की, उसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो लॉ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में इतना सख्त है कि ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी को छोड़ता है, ना उसके बच्चों सब्सिडरी को छोड़ता है। लॉ कहता है नहीं, पब्लिक कंपनी का मतलब है सख्ती। तो सर जो पब्लिक के सब्सिडरी हैं वो प्राइवेट, उनको छोड़ दे नहीं, चूंकि उनके अम्मा अब्बा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिहाजा उनको भी नहीं छोड़ देते। दुश्मनी चलती ना, नस्ल दर नस्ल वाली कहानी। जी जी, आम आदमी का पैसा लगा होता, तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज। उन कंपनीज को कहते हैं जिनका कारोबार एक से ज्यादा मुल्कों में हो, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। किसी का कोई सवाल? A multinational company is a company which operates and produces products in more than one country. नेस्ले पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी ये मल्टीनेशनल है। एंग्रो सिर्फ पाकिस्तान में, इट्स नॉट मल्टीनेशनल, इट्स नेशनल कंपनी। एंग्रो सिर्फ पाकिस्तान में। हाँ, अगर एंग्रो वाला प्रोडक्ट बना के यूके, सॉरी, दुबई एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मल्टीनेशनल होगी। मुझे नहीं पता करते नहीं करता। तो जैसे रूह अफ़ज़ा जाता है पाकिस्तान से बाहर, दुबई जाता है, तो मल्टीनेशनल। रूह अफ़ज़ा तो खैर इंडिया में भी है। हुआ यह था कि रूह अफ़ज़ा के जो ओनर थे, दो भाई थे, एक सईद, क्या नाम था उनका, हकीम सईद साहब, और एक उनके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे। जब पार्टीशन हुआ तो वो वहीं रह गए, और ये वाले भाई यहाँ पे आ गए। उन्होंने वहां रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने यहाँ रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर में इंडियन ने रूह अफ़ज़ा बनाना, हमने यहाँ इंडियन अपने घर में रूह अफ़ज़ा बनाना, तो वो चला आ रहा है, वो मल्टीनेशनल शुरू से ही है वो लोग। कोई सवाल? पेरेंट होल्डिंग कंपनी, हम हमेशा से आज तक पढ़ते हैं कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 50% यानी कि मेजोरिटी वोटिंग राइट्स हासिल कर लेती है, तो जो वोटिंग राइट्स हासिल करती है वो क्या बन जाती है? पेरेंट कंपनी। जिसके शेयर्स खरीदे गए हैं वो क्या बन जाती है? सब्सिडरी। दूसरा एक और है पेरेंट बनने का तरीका, वो ये है, अ मेंबर ऑफ द सब्सिडरी हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। जब एक कंपनी के पास इख्तियार आ जाए कि वो दूसरी कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर को रख सके, निकाल सके, तो उसको कहते हैं पेरेंट। मैं मिसाल दे देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे, इसके लिए जरूरी है कि शेयर्स खरीदे हों, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक छोटी कंपनी है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। एक छोटी कंपनी है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उससे संभल नहीं रही। लेट्स से वो कंपनी 100 रुपए के शेयर है, समझाने के लिए आसान था कि ना, फिगर समझ, 100 रुपए के शेयर में। अब उस छोटी कंपनी ने किसी दूसरी बड़ी कंपनी से राब्ता किया कि भाई हमारे हालात खराब हैं, तो हम अकेले ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो हम अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं 25%। यानी कि 100 रुपए में से 25 रुपए कौन लगा दे? आप लगा दें, शेयर्स आप ले लें। और चूंकि हमसे समझ नहीं रही, तो अब आपको साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को कह रही है, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमारे मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स, सॉरी, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर को रख और निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो जो बड़ी कंपनी है वो सिर्फ 25 रुपए, यानी कि 25% शेयर खरीद के भी क्या बन जाएगी? Not because of point one, but because of point two, which says when a company has the right to appoint or remove majority of the directors of BOD, तो जिसके पास राइट आ जाता है वो बन जाती है पेरेंट, और जिसका राइट आता है वो बन जाती है। कोई सवाल? नेक्स्ट, तीसरा तरीका पेरेंट बनने का, जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। क्या आ जाता है? मसलन आपने किसी से कर्जा लिया, उसने कर्जा इसी शर्त पे दिया कि मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होगा, तो आप कहेंगे ये क्या आ गया? डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। आप भी अगर किसी से पूछ के चलते हैं, तो आपका ऊपर उनका क्या है? डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। समझ में आ रही बात? अगर आपका ऐसा कोई मैसेज आ रहा, थाना था आया मिसाल के तौर पे, तो वो कौन बन गए फिर? पेरेंट, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, कोई सवाल? आगे चलें। नेक्स्ट मेरे भाई, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं? कंपनी को रजिस्टर करने से पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर क्या होता है? देखो, गौर से सुनना।
कंपनी के प्रोमोटर का बता रहा हूँ डेफिनेशन। कंपनी के बनने, सर कंपनी के बनने का क्या मतलब है? जो कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, क्या है? जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो ऑफिशियली दुनिया में आप वजूद में आए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस तरह कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड होती है ऑफिशियली, और उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आसान लफ्जों में डेट ऑफ बर्थ या सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इशू होता है, उसको उस दिन को कहते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस दिन से पहले पहले जिस जिसने कंपनी के लिए एफर्ट, भाग दौड़, वर्किंग करी, उसको कहते हैं प्रोमोटर। मसलन कंपनी बनने से पहले उसके लिए शेयर होल्डर को जमा करना। ऐसे थोड़ी ना, कंपनी बनने के बाद थोड़ी फैसला होता है शेयर होल्डर कहां से आएंगे, वो कहां से आएंगे। पैसे का इंतजाम तो पहले होगा ना बेटा, कौन इन्वेस्ट करेगा? वो क्या कारोबार होगा? वो गाड़ियों का कारोबार होगा, वो पंखों का कारोबार होगा, वो फर्नीचर का, ये सारी बातें जो सोचता है द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप, जो ये जिम्मेदारी उठाता है, उसको कहते हैं लॉ की जुबान में, बोलो, प्रोमोटर कहते हैं। सर प्रोमोटर क्या करता है? तो प्रोमोटर कंपनी बनने के बाद उसके बाद तीन रास्ते हैं। प्रोमोटर कंपनी बनने के बाद सिर्फ शेयर होल्डर भी बन सकता है, सिर्फ डायरेक्टर ही बन सकता है। शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर दोनों बन सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लेकिन अब वो प्रोमोटर नहीं कहलाएगा। कंपनी बनने के बाद उसका लीगल, प्रोमोटर का लीगल स्टेटस कोई नहीं है, तो उसको लाजमी कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, या तो शेयर, यानी कि कंपनी बनने के बाद कंपनी में कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा प्रोमोटर। प्रोमोटर कोई चीज नहीं है, खत्म हो गया प्रोमोटर। कहाँ गया सर? वो खत्म। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई, प्रोमोटर खत्म। हाँ, प्रोमोटर कंटिन्यू कर सकता है एज अ शेयर होल्डर या डायरेक्टर, वरना उसका जो जो है कैरेक्टर है, वो जो केस है, वो खत्म हो गया। तो लॉ कहता है भाई जिस जिसने नेसेसरी स्टेप्स लिए वो कंपनी का प्रोमोटर है, और उसके लिए जरूरी है कि फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी का मतलब होता है ईमानदारी से अपना काम करे, और ये बड़ा अहम पॉइंट, कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए। सर ये सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है? सीक्रेट मतलब छुपाना, तो जो प्रॉफिट छुप के बनाया जाए वो सीक्रेट है। तो सर इसका फिर क्या अलाउ है? रिपोर्टेड। सर ये रिपोर्टेड प्रॉफिट क्या होता है? मैं मिसाल देता हूँ। मैं एक आम आदमी हूं, मैंने सोचा यार मैं एक, यार कपड़े की उसको क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाऊंगा, मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाऊंगा मैं। और उसके लिए मैंने खुद भी अपने पैसे जमा किए, और लोगों से बात की कि भाई साहब, सलीम भाई आप भी कुछ पैसे दे दें, आसिफ भाई आप भी शेयर होल्डर बन जाएं, किसी को बोला आप डायरेक्टर बन जाइएगा। अभी सब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? शाबाश, मैंने कंपनी जो है ना, अच्छा मैं ना सप्लाई, उससे पहले सप्लायर के पास भी गया है। अभी कंपनी बनी नहीं है, मैं सप्लायर के पास गया। यान, वो जो जो कपड़ा बनता है ना, उसका सप्लायर होता है यान, YARN। मैं यान सप्लायर के पास गया, मैंने कहा भाईजान हमारी कंपनी बनेगी, उसको सप्लायर चाहिए होगा, तो मैं आपको सप्लायर चूज कर लूँ, आपको मसला तो करा? हाँ बिल्कुल भाई, क्या कह रहे हैं आप मुझे क्या देंगे कट? अब ये प्रमोटर बोला सप्लायर को, उसने बोला मैं हर डब्बे पे आपको 5 रुपए कमीशन दे दूंगा। उसने बोला ठीक है भाई, ये बात बताना नहीं किसी को, अलग से आप मुझे चुपचाप देते रहिएगा। ये है सीक्रेट प्रॉफिट। अगर आप ये बता देंगे तो फिर सीक्रेट नहीं है। समझ में आ रही बात? और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, कल को कंपनी बन गई और बाद में पकड़ा गया सीक्रेट प्रॉफिट, तो क्या होगा? अब कंपनी को लीगल राइट क्या हासिल है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दे बिटवीन कंपनी एंड, फर्स्ट करें, प्रमोटर ने कंपनी बना दी, कंपनी बन गई, चल गई। उसके 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद लोगों को पता चला, ओहो ये तो छुप के पैसे कमा रहा है। कौन? ये जो डायरेक्टर है, जो कल तक क्या था, आज क्या है, और सप्लायर से सेटिंग बना के बैठा हुआ है। तो कंपनी सबसे पहला काम क्या करेगी? उस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी। मैं बात कंप्लीट करूं। और दूसरा काम क्या करेगी? डैमेजेस क्लेम करेगी। क्यों? क्योंकि ये महंगा दिलवा रहा था, ये चीज मार्केट में 100 रुपए की मिल जाती है, इसने 110 रुपए की दिलवाई, तो 10 रुपए कंपनी कहेगी हर डब्बे पे आज तक तुमने जो हमें महंगा दिया मार्केट से, हम ये भी लेंगे। और वो सारा सीक्रेट प्रॉफिट प्रोमोटर से, जो कि आप डायरेक्टर बन गए, कह रहे ये भी बेटा जमा करा दो, शाबाश, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अब सवाल ले।
जी नहीं नहीं, इसमें नहीं होती, किसी और के साथ नहीं है ना, कंपनी के साथ, कंपनी का अपना मामला है ना, कंपनी का अपना जात, ये इंटरनल मैटर है ना, तो इसमें व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिफ्ट नहीं होगी। बस उस डायरेक्टर को कहा जाएगा कि आप पैसे जमा करें। नहीं, अब इसमें ये लिखा हुआ है ना कि ये जो लिखा हुआ है ना क्लेम डैमेजेस, अब वो जिस सप्लायर ने कहा भाई मैं अकेले थोड़ी डैमेज पे करूंगा, वो भी करेगा, तो अदालत में केस चलेगा, तो अदालत कहेगी ठीक है मिलके दे दो डैमेज। ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक बात मैंने आपको बताई, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ पढ़ाया था मैंने फर्क, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिविल लॉ के अंदर क्या नहीं होता, जेल नहीं होती, क्या होता है, नुकसान पूरा किया जाता है। क्या पूरा किया जाता है, नुकसान पूरा किया जाता है। देखें आप बात को समझिएगा, बेटा आपने बोला लेक्चर लिए बच्चे आपने, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ के फर्क वाले, तो आप अच्छा फेस टू फेस पहली क्लास है आपकी, वैसे आपने ऑनलाइन क्लास ली है, तो आप सारे हिला रही थी ना इस पे सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ पे, मैंने अच्छा वो पढ़ी है। अच्छा सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का फर्क ये कि सिविल लॉ में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डैमेज पूरा करना, याद आया, और क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव होता है सजा देना, याद आया ये फर्क। ये क्यों है भाई, देखिए आप बात को समझे, मैं एक कंपनी हूँ, ये डायरेक्टर है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, कंपनी अब लॉ ने कहा चलो भाई शाबाश इसको जेल ले जाओ, मैं कहूंगा भाईजान इसको जेल जाने से मुझे क्या फायदा, मेरी बात समझ में आ रही है, इसके जेल जाने से मेरा नुकसान पूरा करवाए ना, ये पॉइंट याद आया, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस, सुन लो हमारा। एक बार बेटा मैं तो दिखा दूं ना, वरना ये बात निकलेगी नहीं दिमाग से, रुक जाएंगे, मैं आप आता हूँ आपके सवाल पे आता हूं। सबके सवाल का जवाब देगा आपका भाई। ये हमने पढ़ा था नालायकों, ये देखो, नहीं नहीं अब तो मैं बोलूंगा, ये देखो, सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव है रेमेडी, नुकसान का पूरा करना, क्रिमिनल का ऑब्जेक्टिव है पनिश। सिविल लॉ में आपने मेरे मुझे किराया नहीं दिया, और जिसने और किराएदार ने किराया नहीं दे रहा, मालिक मकान रोता हुआ अदालत चला गया, अदालत ने कहा किराएदार को जेल में डाल दो, अबे मालिक मकान कहेगा वो जज बावले बेवकूफ, ये अगर जेल में चला गया तो थोड़ा बहुत जो आसरा था किराए का वो भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, तो जज कहेगा भाई क्या करें, तो भाई तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, इसको आप सजा दें, बोले पैसे दो, इसकी गाड़ी बिकवा दें आप, और गाड़ी बिकवा के मेरा नुकसान रेमेडी पूरा करवाएं। क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव है पनिश, एक आदमी दूसरे को कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने वाले को क्या कह देते हैं, फांसी की सजा, क्योंकि वहां क्या कत्ल करने वाले को कत्ल फांसी देने से जो कत्ल हुआ वापस आ जाएगा, नहीं, इसलिए देते हैं सर ताकि आइंदा कोई किसी को कत्ल ना करे, कि सोचे यार देखो इसका क्या असर हुआ, कि कातिल खुद भी फांसी चढ़ गया, पीछे घर वाले अकेले रह गए, उनकी जिंदगी खराब हो गई, लिहाजा खबरदार कोई किसी को कत्ल ना करे, आइंदा, आइंदा के लिए होता है वो, जो नुकसान था वो तो हो गया, वो तो पूरा नहीं हो सकता। किसी का कोई सवाल है, मैं इनका सवाल ले लूं फिर आता हूँ। नहीं अभी इससे पहले कोई बच्चा बोला था, मैंने कहा था अभी रुक जाए, आप ही थे वो जी। जी जी नहीं वो असल में कंपनी के अंदर का मैटर, और वो मैं आपको इनका जवाब दे दूंगा, मैंने इनको इनको जवाब दिया था पिछले वाले बच्चे को कि इंटरनल मैटर है, तो इस पे उस सवाल से इन्होंने सवाल ये निकाला है, मैं चला जाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उन्होंने सवाल ये निकाला कि सर ये जो कोसाई पार्टनरशिप है इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस करती है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस करती है, तो कंपनी लॉ क्या कहता है इसको खत्म ही कर दो। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, चार बच्चे घर में लूडो खेल रहे हैं, समझ रहा बात को, समझ रहा जरा बात को, चार बच्चे घर में लूडो खेल रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल बात समझाना चाह रहा हूँ, लूडो खेलने शोर हो रहा है, शोर क्यों हो रहा है कि जो दो बड़े वाले हैं ना वो छोटे वाले को हराने के लिए ना बेईमानी कर रहे हैं बार बार, और छोटे वाले चिल्ला ही सकते हैं बेचारे, क्या करें, चिल्ला रहे हैं। अब अम्मी आई, अम्मी ने आके धमकी दी अगर मुझे अब शोर की आवाज आई मैं ये गेम ही बंद कर दूंगी, इस तरह बोलती है ना अम्मी, तो भाई ये खत्म कर दूंगी, बंद टीवी बंद कर दूंगी, अब मुझे आवाज आई ना, अब वो चली गई अम्मी, ये कह के, अब सुनना गौर से, अब जो पावरफुल है उस गेम में वो कहेगा यार अब मैं बेईमानी नहीं करूं, क्योंकि अगर मैं बेईमानी करके इस गेम को जीतने की कोशिश करूंगा, अम्मी ने अगर ये गेम ही बंद कर दिया तो क्या हार और क्या जीत, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या हार और क्या जीत। तो इसी तरह लॉ कहता है, अब लॉ आया यहाँ पे, लॉ अम्मी है यहाँ पे,
लॉ ने कहा कि अगर मेजोरिटी डायरेक्टर ने माइनॉरिटी को तंग किया और उनको इन्फ्लुएंस किया तो हम कंपनी बंद कर देंगे। तो मेजोरिटी वाला सोचेगा यार मैं जिस कंपनी को कब्जा करने के चक्कर में माइनॉरिटी को तंग कर रहा हूं, अगर ये कंपनी ही बंद हो गई तो फायदा क्या हुआ मेरा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? समझ में आई बात? अब एक आदमी के घर में भैंस है, दो भाई लड़ रहे हैं। अब उनको लगा हम ज्यादा लड़े तो भैंस ही ना मर जाए, तो वो तो जो कब्जा करना चाहता है ना वो कहेगा यार कब्जे के चक्कर में ऐसा ना हो जिस भैंस से मैंने फायदा उठाया वो भैंस ही ना मर जाए कहीं। तो मैं ये समझाता हूँ ये जो इस मुल्क के लूटने वाले हैं कि भाई इतना लूटो ये मुल्क ही ना खुदा ना खास्ता खत्म हो जाए, कम वक्त पे तुम करप्शन कहाँ करोगे। तो मुझे लग रहा है उनको थोड़ी बात समझ में आ गई है। $200 नीचे आया ना, तो मैं उनको शायद उनको ये तो बात समझ में आएगी यार हम इतना खाए जा रहे हैं इस मुल्क को, खाए जा रहे हैं इस मुल्क को, कि खुदा ना खास्ता मुल्क ही खत्म हो गया तो जितने हमारे शशके हैं और जो बदमाशी है वो तो यहीं पे है ना। बाहर तो इंसान के वहां तो जाके बिल्कुल इंसान बन जाते हैं, बाहर जाके सड़क पे सिग्नल भी तोड़ते नहीं है, बिल्कुल यहाँ आईन तोड़ देते हैं, वहां सिग्नल भी नहीं तोड़ते। तो उनको शायद एहसास हो कि यार हमारी औकात तो खत्म हो जाएगी अगर हमने बदमाशी नहीं छोड़ी इस मुल्क में, तो शायद अब थोड़ा सा वो। तो कोसाई पार्टनरशिप के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मेजोरिटी को जब ये डर होगा ना कि अगर हमने माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस किया तो ऐसा ना लॉ खत्म कर देगी, तो फिर वो इस डर से, तो ऐसा में डराने के लिए बनाया ये। और अगर फिर भी नहीं मानते तो लॉ कहते हैं देखें माइनॉरिटी तो वैसे ही खुश नहीं है इस कंपनी में, वो तो इन्फ्लुएंस हो रही है, मेजोरिटी बदमाश है, तो ऐसी कंपनी को बंद कर दो भाई, क्योंकि एक आदमी खुश नहीं और एक आदमी गलत। कभी आपने नाइट क्रिकेट खेली हो ना तो उसमें होता है ऐसा, अगर लड़कों को ज्यादा आइडिया होगा तो कुछ कुछ लड़के होते हैं खेलने में शोर ज्यादा मचाते हैं, तो जो बाकी होते हैं उनको समझाते हैं भाई चीख नहीं है तुम्हारे वजह से ना अंकल आ जाएंगे ना बंद कर देंगे क्रिकेट अभी, चीख नहीं भाई तू अल्लाह के वास्ते। तो वो अंकल का जो आने का खौफ, क्रिकेट बंद करवाने का खौफ होता है ना, वो डिसिप्लिन करता है क्रिकेटर को कि यार चीखो नहीं वरना अंकल बंद करवा देंगे आगे नाइट के, तुम लोग बदतमीज हैं, बच्चे मोहल्ले के, लाइट क्रिकेट बंद कर दो, तो उस चक्कर में वो चुप रहता है। ये असल में पीछे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अच्छा जी, किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? आगे चलो। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। जब भी आप कंपनी लॉ रजिस्टर होता है तो उसके लिए तीन चीजें चाहिए, एक एप्लीकेशन, उसके साथ 5 डॉक्यूमेंट, जैसे आप फॉर्म भरते हैं एडमिशन फॉर्म, उसका डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, और रजिस्ट्रेशन फी। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है मेरे भाई, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब आप कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं लॉ में, तो इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? सर उस एप्लीकेशन में होता है कंपनी का जो नाम आप रखना चाहते हैं, एक, फिर आप किस किस्म की कंपनी बनाना चाहते हैं, पब्लिक या, फर्क पड़ा था ना, पब्लिक कंपनी हर एक को शेयर बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बेच सकती है। फिर आप लिमिट बाय, गारंटी लिमिटेड बाय शेयर्स रखना चाहते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स रखना चाहते हैं, या लिमिटेड बाय गारंटी, पढ़ा था मैं लास्ट क्लास में। फिर किस कंट्री में, आई कंट्री, असल में यूके में 4 कंट्री हैं, इंग्लैंड, नहीं, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे यहाँ पे आ जाएंगे। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। समझ में आई बात? एक है इंग्लैंड, ऐसे इसको इंग्लैंड एंड वेल्स कहते हैं टेक्निकली, ये इस तरह बना है। इंग्लैंड का पूरा नाम है इंग्लैंड एंड वेल्स, फिर वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न, इन चारों से मिलके बना यूके, यूनाइटेड, ये चार यूनाइट हुए तो एक बनी किंगडम यूके। तो हम यूके लॉ पढ़ लें तो ये चारों में अप्लाई होता है। इंग्लैंड अलग कंट्री है, स्कॉटलैंड अलग कंट्री है, मिलके असल में काम किया बस। जैसे यूएई 4 5 है ना, दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी वगैरह वगैरह, तो उनके मिला के बना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वो पांच, पांच है, चार है, कितने पता नहीं। अच्छा मेरे भाई, तो आप बताएं किस कंट्री में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, यूके में है, इंग्लैंड में है, सॉरी यूके कह रहा हूँ, इंग्लैंड में है, वेल्स में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, किधर है बता दें आप। नंबर, नेक्स्ट एड्रेस, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपका ऑफिशियल एड्रेस क्या होगा वो बता दें। ये 5 चीजें आपने फॉर्म में भर दी, उसके साथ आपने लगा दिया मेरे भाई ये 5 डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे आप। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ इनिशियल
कैपिटल। आप इनिशियली पहली दफा कितने शेयर इशू करेंगे, उसका नंबर, नोट का नंबर होता है ना, नोट के ऊपर इसका सीरियल नंबर, उसकी नॉमिनल वैल्यू पढ़ा है ना, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, अमाउंट पेड अप, पढ़ा पेड अप, पेड अप। जितने पार्शियल पेमेंट होती है ना यूके में, कि 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए अभी देते हैं, 4 रुपए बाद में दो। टाइप ऑफ शेयर, ये ऑर्डिनरी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। फिर आपके इनिशियल शेयर होल्डर कौन है, आसम आसिम भाई, असलम भाई, फला भाई, फला भाई, उनके एड्रेस क्या है और उनकी डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग। उनके पास 25% शेयर है, असलम भाई के पास 30% शेयर है, आसिफ साहब के पास 5% शेयर है, वगैरह वगैरह। कोई सवाल। दूसरा डॉक्यूमेंट जो जमा कराएंगे वो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। लफ्ज कंप्लायंस का मतलब है टू फॉलो लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करना। लॉ ये कहता है कि जो कंपनी बना रहे हैं लोग, वो ये लिख के दें, क्या लिख के दें, कि हमने कंपनी एक्ट 2006 की रिक्वायरमेंट समझ ली है और फुलफिल कर दी है। ये बात लिख के दें। ये क्या बात उसे लिख के दें, समझ में नहीं आई बात। कल को किसी बात की अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी और लॉ ने आपको पकड़ लिया, तो ये क्या क्या आप जान नहीं थोड़ा सा, अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था। लॉ क्या पता नहीं, तो लिख के क्यों दिया तुमने, मुझे सब आता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात। मैं समझाऊं आपको। आपने एक कंपनी बनाई, अगर ये डॉक्यूमेंट आपसे फिल ना करवाता, मैं पॉइंट नंबर 2, और कल को आपने कोई वायलेशन कर दी, जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, मिनिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कैपिटल कितना है, 50,000 पाउंड। आपने पूरा नहीं किया, अब आप कह रहे हैं लो ये तो हमें पता ही नहीं। अब आप मुन्ने भोले बन रहे हैं। समझ में आई बात, हमें तो ये पता ही नहीं, तो लॉ कहेगा फिर आप छूट सकते हैं ना। लॉ ने कहा अभी छूटने का एक तरीका, इनको छोड़ने दें, इनसे कहा पहले लिखो, लिख के दो, मुझे सब पता है, मुझे कंपनी एक्ट 2006 की तमाम रिक्वायरमेंट का पता है और मैंने पूरी कर दी है। जब आप लिख के दे देते हैं मेरे भाई, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल दूं, तफसील मत पूछिएगा। एक कुछ अरसे पहले किसी पाकिस्तानी प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से जावेद चौधरी का प्रोग्राम था, उसमें एक गेस्ट को बुलाया, उन्होंने सामने वाले को कोई अपनी बात मार दी, अब साथ ना वो एक बूट भी ले आए, और बूट लाके टेबल पे रख दिया। या अभी कुछ अरसे पहले का वाकया है, फैसल वार्डा साहब ने ऐसी हरकत की, टेबल पे रख दिया और बोला कि जब तक इनको ये पॉलिश करते हैं तभी सही होते हैं, वगैरह वगैरह, तंज मार दिया उन्होंने, पॉलिटिकल तंज मार दिया। पैमरा ने एक्शन ले लिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, और ये वो सब कुछ मसले मैं थोड़े दिनों के लिए बंद किया। तो उन्होंने ये कि जान छोड़ा कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह करने से वो होता है, आइंदा नहीं करूंगा। ये बड़ा आसान तरीका है हर काम को एक दफा करना, बोला अच्छा मुझे नहीं पता था, आइंदा नहीं करूंगा। तो भाई हमने कहा कि यार एक लिख के दो, हमें सब पता है, ताकि कल को तुम किसी बात पे ये ना कह सको यार ये तो मुझे पता नहीं था, जब भी तो मैंने गलती कर दिया, सॉरी माजरत, आइंदा नहीं करूंगा। एक आदमी को मैंने थप्पड़ मारा, ओए माजरत, मुझे नहीं पता थप्पड़ मारना मना है। फिर अगली दफा मुक्का मार दिया, ओ मुझे माजरत, मुझे नहीं पता मुक्का मारना है। फिर अगली दफा लात मार दी, अच्छा लात मार, इस तरह करके अच्छी खासी पिटाई कर दिया आपने, ये तो गलत है ना भाई। नहीं नहीं भाई क्या हो गया, अपने अपनी जिम्मेदारी पे करें, ठीक है। वो जो लिखा हुआ था, दीज स्टंट्स आर परफॉर्म बाय हाईली प्रोफेशनल, डोंट डू दिस एट होम। तो ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये आप घर पे जाके नहीं करें आप, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पे करें। इदारा जिम्मेदार नहीं है। प्रोग्राम में जो कुछ मेहमान कहते हैं, इदारा चैनल उसका जिम्मेदार, लिखा हुआ आता है ना। अच्छा जी, तीसरा बचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या कहता है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि हर शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर कहते हैं शेयर होल्डर को, ये लिख के दे के मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक शेयर खरीद रहा हूँ, और कम से कम एक शेयर ले, कहने की बात है, एक शेयर कोई भी नहीं खरीदता। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कम से कम एक शेयर, वरना एक खरीदता नहीं कोई प्रैक्टिकली। और ये लिख के दे कि मैं अपनी मर्जी से खरीद रहा हूँ, और साइन करे उसके नीचे, साइन करते हैं सर, सिग्नेचर। नहीं नहीं, एक ही दफा लिखेगा, उसमें लिखेगा कितने शेयर खरीद रहा हूँ, अपनी मर्जी से खरीद रहा हूँ। जैसे मैंने 1 लाख शेयर खरीदे, तो मैं लिखूंगा 1 लाख शेयर खरीद, मैं फर्रुख मिर्जा अपनी खुशी से इस कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहा हूँ, ये क्या नीचे साइन कर दो। मैं गरीब आदमी ने 1 लाख के शेयर लिए, ये अमीर आदमी ने कहा मैं, क्या नाम है भाई आपका, मैं उजैर अपनी खुशी से 5 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रहा हूँ, और एक एक उजैर भाई भी एक ही दफा साइन करेंगे। साइन तो एक ही दफा होगा ऑब्वियसली बात, लेकिन मैं 1 लाख रुपए पे साइन करूंगा, ये 5 करोड़ पे साइन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, नंबर 4। अच्छा ये मजाक था, ये अमीर आदमी नहीं है, कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए तुम्हारे पास।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, ये ये क्या होता है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इंटरनल रूल्स टू रन एनी कंपनी। आर्टिकल एसोसिएशन एक सेट है रूल्स और रेगुलेशन का, टू रन एनी, किसी कंपनी को चलाने का रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट। क्या ये बात समझ में आई? क्या मतलब सर? डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर कैसे निकाले जाएंगे, डिविडेंड कैसे देंगे, वो जो थोड़ा सा डिविडेंड देते हैं क्या कहते हैं उसे, इंटरिम डिविडेंड कितना देंगे, कब देंगे, शेयर कितने इशू करेंगे, 10 रुपए का अगर शेयर है तो अभी 6 रुपए लेंगे तो 3-4 रुपए बाद में कब लेंगे, या अभी 7 रुपए लेंगे तो बाकी, यानी कि कंपनी के चलाने के इंटरनल मैटर्स जितने भी हैं वो सब इसमें लिखे होते हैं। इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई सवाल? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे भाई मॉडल। मॉडल क्या होता है? गिवन बाय, ये स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ ने बनाए को दे दिए, और लॉ ने कहा अगर आप खुद बनाना नहीं चाहते आप ये ले लें। दूसरा है टेलर मेड। टेलर मेड क्या है? कंपनी कहती नहीं यार मुझे नहीं पसंद ये, मैं अपने खुद बनाऊंगा, तो बना ले, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले। अरे मुझे बात तो कंप्लीट करने था। वो एक आदमी से किसी ने नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया भाई मेरा नाम अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह नाम रखिए, अस्तगफुरुल्लाह। अरे भाई बात तो सुन लो, अल्लाह दित्ता, क्या नाम है मेरा? लेट द दित्ता कम। सुन तो ले, वो बेचारे की बात तो सुन ले। मेरी बात ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं अपने घर में बैठा हूँ, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में हूँ। नहीं मैं नहीं, मैं मेरे साथ ये अगर आप लोग ऐसे बदतमीजी करेंगे मैं नहीं आऊंगा फिर आइंदा। मैं पागल हूँ, मैं घर से भी आऊँ फिर मुझे कोई सुन नहीं रहा मेरी बात यहाँ। बस बता रहा हूँ, बदतमीजी नहीं करो तुम मेरे साथ। हाँ, आप सुने मेरी बात। मॉडल आर्टिकल्स आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय लॉ। टेलर मेड आप खुद बना लें, लेकिन जो टेलर मेड आप बनाएंगे दैट विल बी विद इन द बाउंड्री ऑफ टेलर मेड, सॉरी मॉडल आर्टिकल्स। टेलर मेड जो बने, जैसे आप हुकूमत ने आपको कहा ये प्लॉट है आपका, अब आप ऐसा घर बना लें, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं पसंद मुझे, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं पसंद, मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं ऐसा बना ले, लेकिन बाउंड्री के अंदर रहे, बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकते। मसलन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल कितना है? 50,000 पाउंड। ये 50,000 मिनिमम मैक्सिमम है। इसका मतलब है हुकूमत ने, लॉ ने मिनिमम की बाउंड्री सेट कर दी। अब आप इस 50,000 के मिनिमम को 51,000 तो कर सकते हैं, 49,000 नहीं कर सकते। ये जुमला समझ में आया? भाई लॉ ने कहा भाई कम अज कम 50,000 पाउंड होने चाहिए। लॉ ने कहा कम अज कम 50,000 पाउंड, ये मिनिमम है। तो लॉ कहता है इसका मतलब है कि आप इस 50,000 को, आप ये कह सकते हैं भाई हम तो 51,000 रखेंगे, लॉ कहेगा ठीक है भाई रख लो, लेकिन 49 हम नहीं, लॉ ने कहा नहीं बेटा ये बाउंड्री से बाहर मत आओ। तो मॉडल में जो कुछ लिखा होगा वो बाउंड्री है। वो क्या है? टेलर मेड उसी बाउंड्री के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे आप घर के चार दीवारी आपको दे दी, उसी के अंदर आपको जैसा घर बनाना है, आप बड़े बड़े 2 कमरे बना लें या छोटे छोटे 6 कमरे बना लें, रहना आपने उस चार दीवारी के अंदर ही है। और चार दीवारी क्या है? मॉडल आर्टिकल्स। क्या ये जुमला समझ में आया? तो मैं आगे जाऊं, जाऊं आगे। अब एक और बात, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आगे आएगी। डायरेक्टर की उम्र है कम अज कम 16 साल। कितनी? लॉ कहता है डायरेक्टर बनने के लिए कम अज कम उम्र क्या है मेरे भाई? तो आप 16 को 17 कर सकते हैं, 15, क्योंकि मिनिमम है ना 16। 16 को 17 कर सकते हैं, 15 नहीं कर सकते। आप कहें हमारी कंपनी में कम से कम डायरेक्टर जो आएगा ना 20 साल का है, लोग कहेंगे भाई मैं आप 20, 22, 25, 30, 35, 50 कुछ भी कर लें।
हैं जी बेटे? मिनिमम 16। लॉ कह रहा है, होता नहीं है ऐसा प्रैक्टिकली। देखें एक फर्क समझे बात को। लॉ जो कहता है वो अलग बात है, प्रैक्टिकली जो तो अलग। ये आमतौर पे कहाँ होता है मैं बता दूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होता है, जहाँ पे जो बड़ा शेयर होल्डर होता है वो अपने बच्चे को, जो अभी मैट्रिक के वो कहते हैं इधर घूमता रहेगा खामा कहीं में, तो उसको यार तू 4 घंटे के लिए ऑफिस आया कर भाई, वो ऑफिस आ जाता है। अब जाहिर है वो सीईओ का बेटा है, बड़े आदमी का बेटा है, तो वो जाके छोटा मोटा लगता है वो डायरेक्टर ही है जाके, तो वो फिर आमतौर पे प्रैक्टिकली यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो। वरना कोई भी किसी को 16 साल में डायरेक्टर बनाता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये आगे चलें। अगला पांचवा डॉक्यूमेंट जो जमा कराएंगे आप वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑफिसर। जो जो लोग डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे उनके नाम लिखे होते हैं। यानी कि जो आप ये कंपनी बनने जा रही है, इसमें 5 लोग हैं डायरेक्टर जो बनेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर, वो ऐसे आते हैं। वो इलेक्शन से नहीं आते। वरना आमतौर पर हमने एफबीटी में पढ़ा था ना, डायरेक्टर कैसे आता है, इलेक्शन से आता है डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर इलेक्शन से नहीं आता। फर्स्ट डायरेक्टर जैसे कायदे आजम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो कोई इलेक्शन थोड़ी हुए थे। नहीं पहला चलो वो तो इलेक्शन थोड़ी हुए थे, बन गया डायरेक्टर। उसके बाद जो कुछ हुआ वो फिर वो इलेक्शन था। खैर वो भी सिलेक्शन ही आगे भी लेके चलो। नेक्स्ट मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन फी जो कि आजकल है 20 पाउंड, को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नई नए फिगर्स आप चेक कर लिया करें, क्योंकि वो ये असल में फिगर जो होता है ना चेंज ऑफ लॉ नहीं है। आप बोल रहे थे तो चेंज, अच्छा इसमें होता है कि जब भी लॉ चेंज होता है ना एसी से हमें बताता है, लेकिन एसी से लॉ चेंज का बताता है, फिगर चेंज का नहीं बताता। फिगर का मतलब अलग है, लॉ चेंज होने का मतलब जैसे लॉ चेंज हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज ऑफिसर नहीं चाहिए अब नए लॉ में। फर्ज कर लें स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज ऑफिसर नहीं चाहिए, तो ये है चेंज ऑफ लॉ। लेकिन 20 पाउंड 25 हो गया तो ये चेंज ऑफ लॉ थोड़ी है, तो फिगर ये आप देख लें। इसका तरीका ये कि हर बच्चा नई टाइम में देख के जाए, बस उसको करके जाए तो इंशाल्लाह वो नहीं होगा। कोई सवाल इसमें किसी का? जी जी, बहुत कम है असल में। दिस शोज के वो सपोर्टिव हैं किस मामले में, इन्वेस्टमेंट लाने के मामले में। जब मैंने एफबीटी पढ़ाया होगा आपको तो मैंने एक बात पढ़ाई होगी आपको कि टैक्स कल्चर ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश करे, और जब टैक्स इन्वेस्टमेंट करते हुए ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो बेचारा अभी, वो ना गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, वो बेचारे ने 4 पैसे कमाई नहीं, आप आ गए टैक्स दे। अरे भाई वो कहाँ से दे, अभी तो पैसे कमाने दो बेचारे को। जब आप ये जमा करवा देंगे तो कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, आसान लफ्जों में। इसमें क्या होता है, इसमें सर कंपनी का नाम होता है जो आपने रखा था और अप्रूव हो गया, कंपनी को एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, फिर उसमें ये बताता है ये लिमिटेड है तो प्राइवेट है या पब्लिक है क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, इंग्लैंड और वेल्स में स्कॉटलैंड आयरलैंड, इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, और रजिस्ट्रार इसको साइन बताया था, रजिस्ट्रार हमारे यहाँ कौन है, उसकी साइन सील यानी कि मोहर। जी सवाल? गलती हो गई रजिस्ट्रार से। पहले तो चीजें मैं पहले तो ये तो लॉ तो देखिए हमेशा से बना हुआ आ रहा है ना, पहले चीजें मैनुअल होती थी। जब मैनुअल होती थी तो हजारों कंपनियां मिस कर गया रजिस्ट्रार, पहले। अब नहीं होता ये, जब से चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं इस के गलती होने के चांस कम है। लेकिन भाई हो गई, गलती हो गई रजिस्ट्रार से, लेकिन इसलिए हमने स्कूल कहा था कि जो लोग पुरानी यूनिलीवर में थे और वही लोग नई यूनिलीवर में, तो उनको तो पता है ना कि यूनिलीवर के नाम से कंपनी बनी हुई ऑलरेडी, वो कैसे भूल गए? नहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा, रजिस्ट्रार ने फ्रॉड नहीं किया, वो गलती हो गई, उसकी पॉइंट्स कट जाएंगे, उसकी प्रमोशन नहीं होगी। जो भी ऑफिसर इसमें शामिल होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैशियर है, उसने सही से मैच नहीं कर सका साइन, एक आदमी फ्रॉडी ने फेक साइन किए, एक आदमी फ्रॉडी ने फेक साइन किए,
फेक साइन लेके वो कैशियर के पास चला गया, कैशियर नहीं कर पाया फर्क, तो हम कहेंगे उस आदमी का फ्रॉड है जो लेके आया है, और कैशियर की नालायकी है। वही है, सिंपल सी बात। जी। हाँ तो उसका नाम नहीं, लेकिन ये नाम तो उनको मिलना ही नहीं था ना, उनको तो फिर भी बोनस मिल गया 2 महीने। अब मेरी बात समझे, मैं समझाता हूँ आपको। यूनिलीवर नाम की कंपनी थी, बंद हो गई, बात खत्म हो गई। 10 साल बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं कंपनी बनाऊं, नाम रखूं यूनिलीवर। मैंने बना ली, तो अगर तो ये पहले कर ले तो मुझे पहले ही मना हो जाता। तो जो चीज मना होनी थी बस थोड़ा सा डिले हुई, मना तो वैसे भी हो जानी थी आपको। आप मेरा पॉइंट समझे? तो बात एक ही ना यार, बाद में चेंज कर लिया, आपको क्या नुकसान हुआ? आपने तो नाम चेंज करना ही था। अगर मैं आपको उसी वक्त कहता था, आप उसी वक्त चेंज कर लेते। आपको फर्क क्या पड़ा? हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था अगर वो लोग शामिल हैं, नहीं मैंने कहा था अगर वो लोग शामिल हैं पुराने वाले, तो कंपनी बंद होगी। अगर पुराने वाले शामिल नहीं है, ये गलती से हुआ है, तो नाम, मैंने कहा था ये भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि आप नाम चेंज कर लें। तो मैंने कहा था यूनिलीवर नाम हटा के जॉन लीवर कर लें, ये वाली बात पूरी मैंने कही थी। ये तो नाम चेंज करने का मैंने बोला था ना। तो किसका मतलब कंपनी है, अभी तो नाम चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट हमारे पास है कंपनीज। देखें, कंपनी बनाने में ना काफी टाइम और एफर्ट खर्च होता है। कंपनी बनाने में काफी, आजकल दुनिया में एक रुझान है, रेडीमेड, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड जूते, रेडीमेड जो है, खैर जूते तो खुद होते रेडीमेड है। नहीं, ऑन ऑर्डर भी जूते बनते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने तो खैर आज तक नहीं देखे कहीं बनते हुए, लेकिन मैंने एक दफा डॉक्यूमेंट्री देखी थी। कितने, 5,000 पाउंड से बनाना शुरू करती है वो कंपनी। और वो जो कंपनी बनाती है जूता, वो बंदे के पाँव के साइज के हिसाब से, पहले आप उनकी दुकान जाएंगे, वो आपके पाँव का मेजरमेंट लेंगे, उसके हिसाब से एक मोल्ड बनाएंगे, उस मोल्ड के हिसाब से आपका जूता बनेगा एग्जैक्टली आपके पाँव के जूते के हिसाब, वो पाँव के साइज के हिसाब से। और अगर आपका राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा सबके फर्क होता है, तो वो जूते में फर्क होगा बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन बहरहाल वो बहुत ही एक्सपेंसिव एक एलिमेंट है, बहरहाल वो, खैर। सो रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड खाने आजकल मिलते हैं, आप बस गए, टिन खोला, आपने गर्म किया, वो खा लिया। तो इसी तरह जिस तरह हर चीज बनी बनाई है, तो आप कंपनी भी बनी बनाई खरीद सकते हैं। ऑफ द शेल्फ का मतलब है आप गए, शेल्फ पर रखी हुई कंपनी उठा ली। जुमला है जो ना, ऑफ द शेल्फ का मतलब है यू गो टू मार्केट एंड पुट अ थिंग, ग्रैब अ थिंग फ्रॉम द शेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑफ द शेल्फ। तो इसका तरीका क्या है सर? इसका तरीका ये है कि आप ऐसे लोगों से राब्ता करें जो कि स्पेशलाइज है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। आमतौर पे ये वकील होते हैं। वो क्या करते हैं, वकील क्या करते हैं, कंपनी बना के ना पहले से रख लेते हैं, कागजी कार्रवाई करके रख लेते हैं। और वो फिजिकली नहीं होती वो कंपनी, सिर्फ कहाँ होती है, कागजों में होती है, ऑन पेपर होती है बस। एक कंपनी है, इसका नाम है स्टार लिमिटेड। उसका एक डायरेक्टर है मैं, एक शेयर होल्डर है मैं, 10 पाउंड इन्वेस्ट किए, और क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोई मिनिमम कैपिटल होता नहीं है, तो 10 पाउंड से खुल गई, बस कागज बन गए। इसका फायदा क्या? उसका फायदा ये होगा कि फर्ज कर ले मुझे कंपनी बनानी है, तो मैं पूरे प्रोसेस से गुजरने के बजाय मैं उनके पास जाऊंगा, उनको थोड़े से पैसे दूंगा, वो कंपनी लूंगा और अपने नाम ट्रांसफर कर लूंगा। नाम ट्रांसफर करना आसान भी और जल्दी भी हो जाता है। नाम ट्रांसफर करना, आप अगर आप नोट करें, आपने गाड़ी अगर सेकंड हैंड खरीदी हो और गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराएं, तो जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और आप नई गाड़ी लें और अपने नाम करें, कई महीने लगते हैं। ये दुनिया की हर चीज के अंदर ये मामला है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। आप वो बनवाएं, शनाख्ती कार्ड, पहली दफा टाइम लगेगा, रिन्यू में कम टाइम लगेगा, पैसे भी कम है। हर चीज पहली दफा टाइम लेती है, तो कंपनी भी पहली दफा बनने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है। तो अब मिसाल के तौर पे, हम 3 पार्टनर हैं, मैं, ये और ये, हम 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप है हमारी, का कंपनी नहीं है। फर्ज कर लें हमने अखबार में इश्तेहार पढ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने कहा यार इसके लिए अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करने की तफसीलात देखी, तो उसमें लिखा था कि अप्लाई करने वाले के लिए जरूरी हो कि लिमिटेड कंपनी हो। हमने कहा लो यार, हम तो पार्टनरशिप है, और यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेंट शुड बी अनलिमिटेड कंपनी। क्या करें, किसी ने बोला बना लेते हैं कंपनी यार।
उन्होंने बोला भाई आपको कंपनी बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो बनी बनाई खरीद लो भाई। उससे क्या होगा, आप जाएंगे उनके पास, कंपनी खरीदेंगे और सारे शेयर आपके नाम ट्रांसफर, और ये दिनों में काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पब्लिक लिमिटेड का मिनिमम 50,000 है ना, प्राइवेट कंपनी का तो मिनिमम है ही नहीं ना। मैं सवाल नहीं समझा आपको, शुरू सवाल करें। मैं पहले अपना पॉइंट दे दूं, फिर आप सवाल करिए। मैं एक वकील हूँ, कौन हूँ? मेरा साइट का कारोबार ही है कि मैं कंपनियां बना बना के रख देता हूँ। कंपनी बना बना के रख देता हूँ ताकि जिसको कंपनी चाहिए वो मुझसे राब्ता कर ले, मैं बनी बनाई कंपनी उनके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। अब कंपनी में कुछ तो इन्वेस्ट कर देना, खाना पूरी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने 10 पाउंड इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं है, तो 10 पाउंड से भी खुल जाती है, ऑफिशियली तो खुल जाती है। देखें, मैं फिर ये कि कागज में 10 पाउंड से बेटा क्या आप कारोबार होगा? 10 पाउंड से कारोबार हो सकता है? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? प्राइवेट में ही हो सकता है, पब्लिक तो वैसे भी इस तरह कागजी कार्रवाई, पहली बात तो पब्लिक मिनिमम कैपिटल है 50,000 पाउंड। तो आमतौर पे प्राइवेट कंपनी, देखें इस तरह जुगाड़ में ना फटाफट प्राइवेट कंपनी बन सकती है, पब्लिक कंपनी इस तरह नहीं बनती। चलो ऐसे आप यहाँ से पकड़ लिए, खरीद लिया, अपने नाम कर लिया, इस तरह नहीं होती। वो प्रॉपर, नहीं पब्लिक कंपनी नहीं कर सकते ना। नहीं जी। अपने अपने जो मेरा वकील का ऑफिस है वही रजिस्टर्ड ऑफिस कर दिया मैंने। हाँ, हर चीज चेंज जाती है, तुम अपने शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। भाई देख लो ना, ये क्या है, ये है ना, इसमें क्या क्या है, नाम तब्दील हो सकता है, नंबर वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, प्राइवेट है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएगा। अभी वकील का ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस था, आपके शनाख्ती कार्ड में एड्रेस है या नहीं, वो तब्दील हो सकता है नहीं हो सकता है? कंपनी का भी हो सकता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही रहेगी, ठीक है। रजिस्ट्रार के साइन, वो तो साइन तो वही साइन चेंज हो गया। कंपनी पहले मिस्टर ए के पास थी, भाई वैसे भी कंपनियां बिकती होंगी नहीं बिकती होंगी, मैं अभी अभी मुझे बता, ये कौन सी बिकी है? करीम बिकी है। उबर ने किसको खरीदा है? करीम। तो करीम वाले ने जब कंपनी, करीम जब बिकी होगी, उबर ने खरीद ली, तो उबर वाला करीम का नया सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन रिसीव करवाएगा। समझ में आई? सब कुछ नया बनेगा। हाँ, हर चीज होगी, रजिस्टर्ड नंबर वही रहेगा। आप आज आप अपना नाम चेंज कर लें, तो आपके शनाख्ती कार्ड में नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर वही रहेगा। मतलब कुछ चीजें चेंज होंगी, कुछ चीजें जरूरत ही नहीं चेंज करने की। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं? कोई सवाल नहीं? 10 मिनट का ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज वैसे छोटी क्लास है तो लंबे ब्रेक की जरूरत नहीं। 3:30 बजे आ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद, किसके बाद? रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेडिंग से पहले चाहिए होता है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। उसके बगैर ये कारोबार बिजनेस कर ही नहीं सकती, करेंगे तो जुर्म है। अब सवाल ये कि सर ये कैसे मिलता है, इसकी एप्लीकेशन कैसे देते हैं? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, 4 शर्त। ये 4 शर्त पूरी करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। पहली शर्त, आपका जो
नॉमिनल कैपिटल है वो 50,000 पाउंड अरेंज हो जाए, क्योंकि बात होता है ऐसा होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब बनाते हैं ना उस वक्त 30,000 पाउंड होता है, तो लॉ कहता है कोई मसला नहीं है, आप जल्द से बाकी 20,000 पाउंड अरेंज कर लें, जब तक आप वेट करें, जब 50,000 पूरे हो जाए तब आप अप्लाई करें ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के लिए, अनटिल अनलेस यू वेट एंड कलेक्ट द अमाउंट। तो लॉ कहता है ठीक है, क्योंकि एकदम से शायद किसी को ना मिले 50,000 पाउंड। एक बात, कोई सवाल? लॉ कहता है दूसरा काम आपने ये, दूसरी शर्त कंडीशन आपने ये पूरी करनी है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, काम नहीं कर सकती। न्यू, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पीएलसी, एक ऐसी पीएलसी जो नई नई इनकॉर्पोरेशन होने की तो शर्त में बेटा का है ही नहीं ना 50,000 पाउंड, उसकी शर्तों में तो ये है, ये एप्लीक देखें आपको मैंने अभी कहा ना, इनको रजिस्ट्रेशन की शर्त क्या है, एप्लीकेशन, ये आ गया, ये 5 डॉक्यूमेंट, 1 2 3 4 5, इसमें कहीं है ही नहीं 50,000, इसमें सिर्फ ये कि शेयर होल्डर्स हो, और वो क्या हो, स्टेटमेंट ऑफ इनिशियल शेयर कैपिटल, और वो 50,000 से कम है तो लॉ कहता है रजिस्टर कर देंगे हम, चलने नहीं देंगे। आप बाइक खरीदने जाके, लॉ आपको कभी भी नहीं कहेगा लाइसेंस है या नहीं, बाइक खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, चलाने के लिए चाहिए। आप गाड़ी खरीदने जाके कोई नहीं पूछेगा आपसे लाइसेंस है या नहीं, कौन चलाएगा, कुछ नहीं, लॉ कहेगा खरीदना अलाउ है, चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस। तो कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। उसकी पहली शर्त 50,000 पाउंड, दूसरी शर्त कि जो आपका कैपिटल है उसका 1/4 कैश हो। तो मिनिमम कैपिटल कितना है आपका, 50,000, इसका 1/4 क्या हो, यानी कि अगर 10 रुपए आपका शेयर कैपिटल है तो 10 रुपए का 1/4 कितना हुआ, वो कह रहा है कम से कम 2.5 रुपए कैश होना चाहिए, है? हाँ 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 हाँ, लिखा है 1/4, ये वाली बात, हाँ ये याद समझ लो। और बाकी क्या बचा, 3/4, ये आप बाद में ले ले, कोई मसला नहीं। तो नहीं समझ में आई बात, कैश रिसीव कर लेना चाहिए कम से कम 25%, 1/4 मतलब 25%। अब 25% मिनिमम का मतलब ये है कि अगर आपने 10 रुपए के शेयर इशू करें, 10 रुपए में से 2.5 रुपए आप कम से कम अभी कैश ले ले, बाकी ये नहीं कर सकता है कि 2 रुपए अभी 8 रुपए, लॉ कहता है नहीं इतनी अंधी नहीं चल रही, कम से कम 2.5 रुपए तो लो भाई कैश की शक्ल में। कोई सवाल? मैं दोबारा कह रहा हूं, दूसरी शर्त यह है कि लॉ कह रहा है कि जो आपने शेयर इशू करे हैं उसकी जो भी नॉमिनल वैल्यू, क्या, उसका 1/4 पहले रिसीव कर ले, क्योंकि यूके लॉ में पार्शियल पेमेंट है ना, कि कुछ अभी दे दें कुछ, तो लॉ कहते हैं जो कुछ अभी है ये कम से कम 25% तो हो। अब आप बोले यार 10 रुपए का शेयर कैपिटल है, 1 रुपए अभी दे दे, 9 रुपए, लॉ कहते इतनी अंधी नहीं चल रही भाई, चल रही है इतनी नहीं चल रही, तो कम से कम 1/4, तो 1/4 10 रुपए का बनता है 2.5, तो लॉ कहते हैं कम से कम 2.5 रुपए कैश अभी ले लें, 7.5 रुपए आप ये क्या बाद में दे लेंगे, तो हम आपका ट्रेडिंग सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। 2.5 से भी कम लिया तो फिर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। सही है भाई? नहीं, वो तो नॉमिनल वैल्यू है ना, क्या लिखा हुआ है 50,000 इन, तो इसका मतलब ये है कि लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका नॉमिनल वैल्यू है 50,000, लेट्स से 50,000, तो लॉ कह रहा है 50,000 का 1/4, 50 25 12.5, 12,500 कम से कम कैश की शक्ल में आप ले लें अभी, और 3/4 आप कह सकते हैं बाद में, आप लिख दें लेटर ऑन, अनपेड कैपिटल, लेटर ऑन, कम से कम है ये, तो इसका मतलब है 12,500 तो कम से कम है, 13,000 कर लें और अच्छी बात है, 14,000 कर लें और अच्छी, 25% इज मिनिमम, 30 कर लें और अच्छी बात। यहां तक किसी का कोई सवाल? जी बेटे, यस, फिर उनको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दे कैन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग। जैसे जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस देते हैं, कहते हैं कम से कम आप गाड़ी चला सकते हैं गलियों वलियों में, तो एक आपको समझे छोटी सी याद मिल गई आपको ऐसे। कोई सवाल? फिर बाद में आप, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना आपको सारा पैसा भी चाहिए हो, ठीक है? किसी का कोई सवाल? और लॉ कहता है इसके अलावा अगर कोई प्रीमियम आपने लॉन्च किया है, जैसे 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, तो 2 रुपए वो पूरे लेने हैं आपने कैश, वो बाद में नहीं ले सकते, वो अभी लें।
नहीं हो सकता, नहीं। प्रीमियम क्यों नहीं हो सकता? मिसाल के तौर पर एंग्रो वाले आज एक नया कारोबार शुरू करें। लेट्स से एंग्रो ने फैसला किया कि हम बनाएंगे चाय की पत्ती, मिसाल है, मुझे नहीं पता एंग्रो वालों की चाय की पत्ती है या नहीं, एक मिसाल है। एंग्रो वाले ने चाय की पत्ती बना, पूरी कंपनी नहीं बना दी। हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहेगा और 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में लोग खरीदेंगे। तो लॉ कहता है कि 10 रुपए का 1/4 अभी ले लो, और 2 रुपए जो प्रीमियम है ये अभी ले लो। इसको आप बाद में उधार नहीं कर सकते। ये दो शर्तें पूरी हो गई। नंबर 3, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बताएं किसने पे किए या कौन पे करेगा। सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? शेयर इशू करने से मुतालिक जितने खर्चे होते हैं, शेयर इशू करने से मुतालिक जितने खर्चे होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मसलन आपने शेयर इशू करा तो सर्टिफिकेट छपवाया। समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड की तरह होते हैं। एक कागज होता है, उस पर लिखा होता है कंपनी मिस्टर एसन को इतने शेयर इशू कर रही है जिसका सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक है। फिर आपने बैंक को चार्जेस दिए, खर्चा हुआ, अखबार में इश्तहार दिया, स्टॉक एक्सचेंज को कोई कमीशन दिया, या जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी को आपने हायर किया था अपने शेयर बिकवाने के लिए उसको आपने कोई कमीशन वगैरह दिया। बहरहाल शेयर को इशू करने से मुताल्लिक जितने खर्चे हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। लॉ कह रहा है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितने हैं, उसकी अमाउंट क्या है, वो किसको दिए हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिए, उसको दिए, या किसको देने हैं उधार पे अगर काम हुए। जी बच्चे। नहीं वो कुछ और होगा, मैं तो मेरे जहन में नहीं है। आपने सुना है जो कह रही है डायरेक्टर की तनख्वाह? कहाँ F7 ने पढ़ा है? नहीं कहाँ, FD में, स्किल में? अच्छा चले मैं देखूंगा, मेरे 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 नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने पॉइंट बताया समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट, एनी बेनिफिट्स गिवन और टू बी गिवन टू। याद है मैंने कहा था प्रमोटर को क्या मना है? हाँ, प्रमोटर को क्या करना मना है? सीक्रेट प्रॉफिट बनाना मना है। क्या मना है? और सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब ये कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो डिस्क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर तो रिपोर्टेड प्रॉफिट बन जाएगा, सीक्रेट तो नहीं रहा ना फिर वो। भाई सीक्रेट तो छुपा हुआ, एक चीज बता दी तो कहेगा सीक्रेट। तो वो कहां बताएंगे? यहां बताएंगे। अगर आपने बता दिया तो यहां बताएं, तो जब बता देंगे तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहा, फिर तो रिपोर्टेड हो गया ना। लॉ कह रहे प्रॉफिट कमाना मना नहीं है, छुप के प्रॉफिट कमाना मना है। छुपा क्यों रहे हैं आप? समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बगैर कारोबार करती है तो क्या होगा? कंपनी पे, उस डायरेक्टर पे जुर्माना, फाइन होगा अगर छोटा मोटा किया। ज्यादा और कहा जाएगा 21 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दें वो जो उधार पे आपने मान लिया। अगर नहीं तो डायरेक्टर्स बिकम जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल टू थर्ड पार्टीज। इफ अ कंपनी मेक्स एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन क्रेडिट विदाउट ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, तो कंपनी को कहा जाएगा 21 डेज के अंदर इस उधार को पे करें। अगर नहीं करेंगे तो जो डायरेक्टर इसमें जिम्मेदार है वो पर्सनली ज्वाइंटली एंड सिवियरली लायबल होगा। कोई सवाल? और अगली बात, अगर कोई कंपनी बन गई और उसके खिलाफ पेटिशन आ सकती है। पेटिशन कहते हैं अदालत में दरखास्त किसी कंपनी के खिलाफ जो केस होता है उसको कहते हैं पेटिशन। जैसे मैं कहूँ यार मैं इनके खिलाफ केस करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं कहूंगा जाओ अदालत में पेटिशन जमा करा दो। अदालत में पेटिशन का मतलब है एप्लीकेशन टू गो फॉर अ केस। कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए भी पेटिशन आ सकती है। क्यों सर? क्योंकि 1 साल हो गया इस कंपनी को, अभी तक इन्होंने ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं बना सके। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने बनने के 1 साल गुजर जाने के बावजूद ट्रेडिंग सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सके, क्यों? उनसे ये शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो हो सकता है लॉ उनको कहे कि आपको क्या कर दें, कंपनी तुमसे ना हो पाएगा। हाँ अगर वो कोई रीजन देते हैं, सर कोविड आ गया, ये मसला हो गया, हमारा डायरेक्टर मर गया, हमारे साथ ये मसला हो गया, तो लॉ फिर थोड़ा एक्सटेंशन दे देगा। लेकिन लॉ कहेगा ज्यादा दिन हम पेंडिंग इसको रहने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप इतने सा रिक्वायरमेंट पूरी, आप 50,000 पाउंड जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उसका भी 1/4। भाई 50,000 रुपये पूरा नहीं करना जमा, उसका क्या करना है?
अबे तुमसे 12,500 पाउंड जमा नहीं हो रहे और तुम बनाने चले हो क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये तो नहीं होगा। तो आप बंद करते हैं जी बेटा। नहीं, मिसाल के तौर पे मैंने, नहीं नहीं पूरे जमा नहीं हुए ना, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास थे 5,000 पाउंड, मुझे किसी ने कहा कि आ इन्वेस्ट करें, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं आपको चांस दे रहा हूँ। मैंने 5,000 रुपये जमा करवा दिए, शेयर खरीद लिए। अब मैं कह रहा हूँ कहाँ है वो, बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे, कह रहे हैं आएंगे आएंगे। मैंने कहा भाई कब आएंगे, कह रहे हैं, आएंगे हमारे मेरे करण अर्जुन, वो साले आगे नहीं दे रहे कम वक्त। तो मैं अदालत चल गया, मैंने कहा जज साहब ये तो हो ही नहीं रहा है, तो इसको एक काम करें बंद कर दें, तो बंद कर। ये किसी भी वजह से, कोई सवाल इसमें किसी का? और ये देखें ना, ये कह रहा है फर्दर, देखिए ये जुमला पढ़े, फर्दर अ पिटीशन में बी, जरूरी नहीं है पिटीशन फाइल हो, और जरूरी नहीं अदालत इसको करे, अदालत हो सकता टाइम दे दे। और ये कौन करेगा? गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट देखिए कि एक आदमी काम नहीं कर रहा, खाली देखिए पब्लिक लिमिटेड में आपको पहले बात बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में लॉ बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें आम आदमी का पैसा लगा होता है, तो जरा सा भी कुछ गड़बड़ करते हैं फौरन वो चेंज कर। समझ में आ रही बात? अब जैसे मेरे फादर है ना, वो हार्ट के पेशेंट है, तो अब इनके दांत निकलवाने का हो रहा था, तो मैंने उनको कहा कि फिर ये दांत निकलवाने से पहले इनको उनको दिखाए हैं हार्ट स्पेशलिस्ट को। क्यों भाई? अबे दांत निकलवाना है। मसला ये है कि जब दांत निकलता है तो खून निकलता है, और अबे उनकी उम्र भी ज्यादा है, उनकी उस वक्त 75 एज है, तो ऐसा ना हो खून ज्यादा निकल जाए, अल्लाह ना करे। और जो जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, ये दवाई खाते हैं, इससे खून पतला होता है, तो रुकता नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है, डॉक्टर पे बताता है हार्ट स्पेशलिस्ट, कि फिर जब उनका ऐसे लोगों को ऑपरेशन होता है तो उनका कुछ दिनों पहले वो दवाई छुड़वाते हैं जो खून पतला करती है, क्योंकि अगर किसी का खून पतला हुआ होगा ना दवाई की वजह से, और उसका अगर फिर ब्लीडिंग हुई तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो तो बड़ा खतरनाक हो जाता है मामला। तो उसका तरीका होता है कि पहले वो वो दी जाती है, मेडिसिन रुकवाई जाती है, जिससे खून का पतला होना कम हो, ताकि जो ब्लीडिंग हो तो वो रुक सके। लेकिन ज्यादा भी नहीं छुड़वा सकते, अल्लाह ना करे वो दूसरा मसला ना खड़ा हो जाए। अब ये सारी बातें, और आइडियल ये है कि आप उनका दांत किसी ऐसे हॉस्पिटल में निकलवाएं, डेंटिस्ट, ऐसे डेंटिस्ट लगवाएं जहां पे हार्ट का भी डिपार्टमेंट हो। अब जैसे हम चाहें तो कि क्लिनिक से भी, भाई बहुत सारे क्लिनिक होते हैं, आमतौर पर जो दांतों का जो इलाज तो क्लिनिक वाले ही करते हैं। तो मैं अब घर, अब भाई को मैंने बोला यार इनका ना दांत वहां से नहीं निकलवाएंगे, क्लिनिक से नहीं निकलवाएंगे, इनका दांत हम निकलवाएंगे किसी प्रॉपर हॉस्पिटल से जहाँ पे हार्ट का हिसाब किताब हो, और पहले पहले इनके डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, सेंसिटिव है, आसान लफ्जों में भाई, एज ज्यादा, फिर हार्ट पेशेंट, तो हर चीज सोच समझ के होगी। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड में आम आदमी का पैसा, सेंसिटिव, ना ऑडिट से एग्जामिशन मिलेगी, सवाल जवाब भी ज्यादा होंगे। काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे काम? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बंदे ने कंपनी बनाई, नहीं काम कर रहा, अदालत के लॉ को वो मसला नहीं, लॉ के नहीं करो काम, पड़ा रहने दो पैसा, तुम्हारा पैसा है ना, ब्लॉक कर दो, कोई मसला नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आम आदमी का पैसा, इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते आप, चूंकि कारोबार, आप देखें आप भी बीच में लटक गए, रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो ना उस पैसे का, पैसा तो ब्लॉक हो गया ना पैसा वो, तो लॉ कहते हैं ये ब्लॉक क्यों रखा हुआ आपने पैसा, या तो उसको खत्म करें या इसको आगे लेके जाएं, ये दरमियान में रोक के ना रखें। कोई सवाल? क्लास ऑफ।